नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। कल हमने इरिगेशन इंजीनियरिंग को समाप्त किया। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है इरिगेशन से एसएससी जेई जो 2018 मतलब पिछली बार जो एसएससी जेई का पेपर हुआ उसमें कितने प्रश्न आए इरिगेशन से। ठीक है, हमने जो पढ़ा है उसमें से प्रश्न आए हैं कि नहीं आए हैं, आप सही जगह पढ़े हैं कि नहीं, इन सब चीजों का आज जो है एक पैमाने पर होगा निरीक्षण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कितने प्रश्न आए और कैसे प्रश्न आए और हमने पढ़ाया वो आया कि नहीं आया। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। और इसके बाद हम लोग कल से एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है कोई सुटेबल टाइम बताइए जो आपको मतलब लगता है कि उस टाइम आप लोग पढ़ सकते हैं लाइव। ठीक है, तो वो बताइए, अपना सुझाव दीजिए, तो उसी हिसाब से क्लास चलेगी। ठीक है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की क्लास कल से चलेगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की इरिगेशन की। जो एसएससी जेई लास्ट ईयर मतलब पिछली बार जो एसएससी जेई का पेपर हुआ उसमें से जितने क्वेश्चन इरिगेशन से आए, क्योंकि हमने इरिगेशन खत्म कर लिया है तो आपको ये भरोसा होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हाँ आपने पढ़ा जो है उससे क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है हम कृषि भूमि में जल भराव को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। अभी जो लास्ट लेक्चर हमारा वाटर लॉगिंग आया था उसी से पूछ लिया कि हाँ मतलब हम जो है वाटर लॉगिंग को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने कई सारे रीजन बताए थे कंट्रोल, मतलब कई सारी विधियां बताई थी कंट्रोल करने के। ठीक है, तो उसमें हमने कैनाल लाइनिंग भी बताया था। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है नालियों की लाइनिंग करके, वही कैनाल लाइनिंग करके। ठीक है, लिखा है आसपास की प्राकृतिक नालियों को बंद करके। हमने तो कहा था कि नालियों को चालू करके किया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा गलत है, तो पहला ही सही है आपका। देखिएगा कि हम जो है कृषि में जल भराव को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, तो कैनाल लाइनिंग करके। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए, आप लोग भी आंसर दिया करिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जलोढ़ बाढ़ के मैदानों में बहने वाली इनमें से कौन सी नदी जलोढ़ द्वीपों के चारों ओर से 2 या 2 से अधिक चैनलों में बहती है। देखिए हमने आपको जब इससे पहले रिवर ट्रेनिंग वर्क पढ़ाया, रिवर ट्रेनिंग वर्क में हमने टाइप्स ऑफ रिवर पढ़ाई। टाइप्स ऑफ रिवर में हमने टीडल रिवर की बात की। देखिए जो टाइडल रिवर होती हैं इनमें जो पानी होता है, ऐसी रिवर जिनमें पानी का तल या पानी का डिस्चार्ज जो है ज्वार या भाटा आने से डिस्टर्ब होता है, मतलब प्रभावित होता है, तो उसे टीडल रिवर कहते हैं। ब्रेडेड रिवर क्या होती हैं? ब्रेडेड रिवर वह रिवर होती हैं जो एलुवियल द्वीप होते हैं आपके, एलुवियल द्वीप जो होते हैं। एलुवियल द्वीप का मतलब ये होगा कि जो मतलब एलुवियल मिट्टियों से जो है उभरे हुए क्षेत्र होते हैं। एलुवियल द्वीपों के चारों तरफ से कई चैनलों में कई जो है धाराओं में बहने लगती है रिवर, उसे हम कौन सी ब्रेडेड रिवर कहते हैं। फ्लैशी रिवर क्या होता है? फ्लैशी रिवर वो रिवर होती है आपकी वह रिवर जिनमें जो है फ्लड के कारण हेड में उनके डिस्चार्ज में जो है अचानक फ्लक्चुएशन होता है, अचानक उठ जाता है, अचानक कम हो जाता है। ठीक है, फ्लड में अचानक फ्लक्चुएशन होता है तो उसे आप फ्लैशी रिवर कहते हैं। वर्जिन रिवर कौन सी होती है? वर्जिन रिवर आप जानते हैं, आप कहा जाइए रेगिस्तानी क्षेत्रों में। ठीक है, वर्जिन रिवर की बात करते हैं हम, जो है रेगिस्तानी क्षेत्रों में जाइए तो वहां पे क्या होता है कि ड्राई स्टेट में सारी रिवर्स होती हैं। कब तक ड्राई स्टेट में होती है? जब तक उनसे कोई बाहरी नदी या जो है ओशियन आपके मिल ना जाए। ठीक है, तो ये चीज होता है वर्जिन रिवर। तो आप इस चीज को जो है हमारे जो है रिवर ट्रेनिंग वर्क में टाइप्स ऑफ रिवर, देखिए एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था तो टाइप्स ऑफ रिवर हमने पढ़ाया है, उसमें 8 या 9 रिवर हमने 9 रिवर की बात की है। ठीक है, तो इसमें 4 हमने चारों के बारे में बता दिया, पूरा आप जो है लेक्चर लीजिए। ठीक है, बात करते हैं व्हिच of the following is a non-automatic rain gauge used in the measurement of rainfall। इसमें पूछा गया है कि जो है नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज। हमने बताया था एक ऑटोमेटिक यानी रिकॉर्डिंग, एक होता है नॉन ऑटोमेटिक यानी नॉन रिकॉर्डिंग। तो जो आपका फ्लोटिंग टाइप बेजिंग और टिपिंग बकेट है वो आपका क्या है? रिकॉर्डिंग रेन गेज है। साइफन रेन गेज क्या होता है? वो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है यानी नॉन ऑटोमेटिक। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें भी सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है which technique of water distribution in farms is also called trickle irrigation। इनमें से कौन सा जो मतलब इरिगेशन है वो आपका ट्रिकल इरिगेशन कहलाता है। ट्रिकल का हमने बताया था कि आपको एसएससी जेईई में भी पूछा गया है, आईएएस में भी पूछा गया है और एई के एग्जाम में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो हम जब पढ़ा रहे थे आपको टेक्निक ऑफ इरिगेशन तो उसमें हमने बताया था। तो इसमें जो फ्री फ्लडिंग होता है, फ्री फ्लडिंग में क्या करते हैं हम खेतों के चारों तरफ बॉर्डर रहता है और पानी हम जो है फ्रीली खेत में
छोड़ देते हैं, ग्रेविटी के कारण उसमें फ्लो होता रहता है और पानी सिंचित होता है। ठीक है, स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या करते हैं हम, एक जो है आर्टिफिशियल रेनफॉल कराते हैं। ठीक है, बॉर्डर इरिगेशन में क्या करते हैं, लो लेवीज बना देते हैं खेतों में, लो लेवीज के द्वारा फ्लड को कंट्रोल करते हैं, मतलब इरिगेटेड वाटर को कंट्रोल करते हैं। ड्रिप इरिगेशन में क्या करते हैं कि रूट जोन डेप्थ में डायरेक्ट पानी पहुंचाते हैं पोरस पाइप के द्वारा प्रेशर से, तो उसे ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रिकल इरिगेशन। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं। चलते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट परटेनिंग टू ब्लिक्स क्रीप थ्योरी यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ इम्परवियस फ्लोर फॉर स्ट्रक्चर फाउंड ऑन परवियस सॉइल। देखिए, हम जब आपको क्रीप थ्योरी पढ़ाए हैं, क्रीप थ्योरी पढ़ाए तो उसमें लेंस थ्योरी, ब्लिक्स थ्योरी, खोसला थ्योरी, तीनों थ्योरी की बात की है। तो जो ब्लिक्स साहब थे उन्होंने कहा था कि जो क्रीप लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, आपके जो क्रीप लेंथ होता है ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेड लॉस के होता है। ठीक है, मतलब हेड लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रीप लेंथ के होता है, और जो इन्होंने क्रीप लेंथ मानी वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में कोई अंतर नहीं माना, समान जो है, मतलब इन्होंने कहा कि अपलिफ्ट प्रेशर में समान जो है, जो हॉरिजॉन्टल क्रीप होती है वर्टिकल क्रीप दोनों समान रूप से उत्तरदायी होती है। लेकिन जब लेन साहब आए तो लेन ने कहा कि जो हॉरिजॉन्टल क्रीप होती है वो आपकी 1/3 होती है, जबकि वर्टिकल क्रीप पूरा देती है। ठीक है, तो ये मतलब अपलिफ्ट प्रेशर को पूर्णतः रिड्यूस करती है, लेकिन जो आपकी हॉरिजॉन्टल क्रीप होती है उसका केवल 1/3 पार्ट ही जो है लगता है। तो ये आपकी लेंथ थ्योरी में थी। और खोसला थ्योरी में क्या था कि उन्होंने जो है क्रीप लेंथ को माना ही नहीं, उन्होंने क्या कहा कि जो सीपेज वाटर होता है आपका वो स्ट्रीम लाइंस के जो है अलोंग फ्लो करता है, और स्ट्रीम लाइंस के अलोंग फ्लो करता है तो स्ट्रीम लाइंस का शेप कैसा होता है वो आप जाके देखिएगा क्रीप थ्योरी में। ठीक है, हमने पढ़ाया है आपको। तो इसमें क्या है, हेड लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रीप लेंथ। देखिए पहला ऑप्शन ये आपका सही है, हम ये आपको पढ़ा चुके हैं पूरा। ठीक है, क्रीप थ्योरी से क्वेश्चन आता है, आप समझ लीजिए। और बात करते हैं एप्लीकेशन एफिशिएंसी, हमने सारी एफिशिएंसी आपको बताई। तो लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू इरिगेशन एफिशिएंसीज द रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड इनटू द रूट जोन डेप्थ, मतलब कितना वाटर आपका स्टोर हुआ रूट जोन डेप्थ में अपॉन the root zones of crop to the quantity of water actually delivered into the field। ठीक है, मतलब कितना फील्ड जो है आपने डिलीवर किया। ठीक है, डिलीवर्ड जो आपने किया और कितना स्टोर हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने खेत में पानी इतना अप्लाई किया लेकिन रूट जोन डेप्थ में इतना स्टोर हुआ, यानी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी क्या होती है कि जितना रूट जोन डेप्थ में स्टोर होना चाहिए था उसके रिस्पेक्ट में कितना स्टोर हुआ, वो आपका स्टोरेज एफिशिएंसी कहलाता है। वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी क्या कहलाती है कि आपने मेन कैनाल में रिवर से जो पानी छोड़ा उसकी मात्रा, ठीक है, अपॉन मतलब उसकी मात्रा नीचे रहेगी, उसके रिस्पेक्ट में कितना पानी आपके फील्ड में पहुंचा, ये आपकी क्या है, वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है कि आपने फील्ड में कितना डिलीवर किया, फील्ड में कितना डिलीवर किया और पौधों के द्वारा बेनिफिशियरी कितना पानी यूज किया गया, तो आपका वाटर यूज एफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी की बात किया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड द डेल्टा फॉर अ क्रॉप when its duty is 864 हेक्टेयर पर क्यूमेक on the field and the base period of the crop is 120 days। मतलब आपको दिया है ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड के संबंध आपको पता होगा, हम पढ़ाए आपको, और वैसे भी आपको ये चीज पता ही होता है सबको लगभग। ठीक है, तो क्या निकालना है आपको, इसमें डेल्टा ज्ञात करना है। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा 8.64 b अपॉन डी। देखिए दिख रहा है ना, छोटा तो नहीं है, टेक्स्ट आपका जो लिखा है छोटा तो नहीं है, बताइए। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं 8.64 बी आपका कितना है 120 डेज दिया हुआ है, 120 डेज अपॉन दिनों में रखते हैं बी को, और हेक्टेयर प्रति क्यूमेक 864, इसको हेक्टेयर प्रति क्यूमेक में रखते हैं। तो यहां से हटाइए तो क्या 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100। ठीक है, 1.2 मीटर यानी 120 सेंटीमीटर में आंसर दिया है, तो 120 सेंटीमीटर फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो गया। समझ में आया ना, यहाँ पे बी जो होता है आपका डेज में होता है, ड्यूटी आपकी हेक्टेयर प्रति क्यूमेक में होती है। ठीक है, और डेल्टा आपका मीटर में। ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा, यूनिट का ध्यान देंगे तभी आपके न्यूमेरिकल सही हो जाएंगे। और ज्यादातर न्यूमेरिकल जो प्री में पूछे जाते हैं वो यूनिट को सॉल्व करना ही होता है आपको, आप यूनिट सॉल्व कर ले गए तो न्यूमेरिकल तुरंत आ जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ टाइल ड्रेनेज।
हमारा जो है अभी पिछला लेक्चर जो हमारा आया वाटर लॉगिंग का, उसमें हमने बताया था कि वाटर ड्रेनेज पढ़ाया, उसमें हमने एक टॉपिक वाटर ड्रेनेज में क्या था, एक सब सरफेस वाटर ड्रेनेज, एक सरफेस वाटर ड्रेनेज। तो सब सरफेस वाटर ड्रेनेज के लिए हम लोग टाइल ड्रेन्स बिछाते थे। टाइल ड्रेन्स में क्या होता है कि अगर पानी आपका वाटर लॉगिंग के कारण ज्यादा होता है तो टाइल ड्रेन से जितना ग्रेविटी वाटर होता है, जो वाटर पौधों के द्वारा बेनिफिशियली रूप से यूज नहीं किया जाता, वो ग्रेविटी वाटर उस टाइल ड्रेन से ड्रेनेज होकर ड्रेन आउट होता जाता है फील्ड से। इससे क्या होता है, वाटर लेवल आपका जो है डाउन हो जाता है और पौधों के लिए कैपिलरी वाटर मौजूद भी रहता है। ठीक है, तो टाइल ड्रेनेज का क्या करते हैं, रिमूव द फ्री ग्रेविटी वाटर दैट इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल टू द प्लांट्स। मैंने एग्जैक्टली यही लाइन बोली है उसमें क्लास में। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए मतलब आप लोग गलत नहीं पढ़े हैं, हमें भी लग रहा है। ठीक है, सारे क्वेश्चन वही आए हैं जो हमने पढ़ा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is also called inundation irrigation? Inundation मतलब होता है बाढ़। बाढ़ मतलब आप जो है खेत में ऐसे बाढ़ की तरह पानी प्रोवाइड कर दीजिए, तो वही जो है आपका फ्लो इरिगेशन होता है। फ्लो इरिगेशन में क्या किया जाता है, आप पानी को एक तरफ छोड़ देते हैं, पानी में जो है फील्ड में पानी भरता रहता है, तो उसी को हम फ्लो इरिगेशन को क्या कहते हैं, फ्लड जो है इनंडेशन इरिगेशन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें भी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। एन ओवरफ्लो डैम इज नोन एज, देखिए हम जब आपको डैम पढ़ा रहे थे तो इसको स्पिलवे को हम कम से कम जो है डैम मतलब 3-4 लेक्चर में लगातार बताएं ये क्वेश्चन की ओवरफ्लो डैम क्या होता है, आपका स्पिलवे होता है। स्पिलवे क्या करता है, जैसे आपने डैम बनाया, डैम बनाते हैं तो हम ये डिजाइन करते हैं कि जो डैम के ऊपर से पानी फ्लो होके ना जाए। तो देखिए जब मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल तक पानी आ जाएगा तो उससे अगर ज्यादा होता है तो वो पानी जो है डैम के लिए नुकसानदायी होगा। भले हम ऊपर से नहीं जाने दे रहे हैं लेकिन पानी को तो हमको डाउन स्ट्रीम में ले जाना पड़ेगा। तो हम जो डैम बनाते हैं, मान लीजिए हमारा डैम है, तो डैम के साइड में ही एक ऐसा वियर बना देते हैं या ऐसा डैम बना देते हैं जिसके ऊपर से पानी डाउन स्ट्रीम साइड में चला जाता है, और इस वियर का क्रेस्ट जो रखते हैं वो हाईएस्ट रिजर्वायर लेवल पर रखते हैं कि इससे अधिक पानी जितना हो उतना डाउन स्ट्रीम में चला जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, यही जो इसके जो अपने ऊपर से पानी जो है डाउन स्ट्रीम में जाने देता है, इसी को हम स्पिलवे कहते हैं, ओवरफ्लो डैम कहते हैं। ठीक है, तो स्पिलवे क्या होता है, यही होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ओवरफ्लो डैम क्या होता है, स्पिलवे। ठीक है, रिजर्वायर, ग्रेविटी डैम, रॉकफिल डैम, ये सब हम आपको पढ़ाएं अच्छे से। आप हमारा लेक्चर देखिए डैम वाला। डैम में हमने आपको डैम की डिजाइन भी बताई है और जो है डैम के फेलोर की डिजाइन हमने पढ़ाई है। ठीक है, तो वो सब चीजें आप देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो चीज। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिर से ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड में इस बार क्या पूछ लिया, फिर से डेल्टा फाइंड करने को पूछा है। ठीक है, तो ये चीजें आप देखना है ना, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हमने पढ़ा है उसी से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग गलत नहीं पढ़े भाई, और अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए। इरिगेशन बहुत पूछ रहा है, पिछली बार आप देख रहे हैं कितना ज्यादा पूछा था। बी आपको दिया है, बी 100 डेज दिया है आपको। ठीक है, 100 डेज दिया है। डी आपको 1400 हेक्टेयर प्रति क्यूमेक दिया है। ठीक है, और डेल्टा आपको ज्ञात करना है, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, 8.64 बी अपॉन डी, और 8.64 इंटू बी आपका क्या है, बी आपका 100 डेज है, और 1400 क्या है आपकी ड्यूटी है, तो ये हो जाएगा 00 और बढ़ जाएगा, ये कट जाएगा 8.64 सॉरी 864 पे 1400 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करिए आप 864 बटे 1400 करके आप आंसर बताइए। हम चोरी कर रहे हैं आप लोग, चलिए बताइए 864 बटे 1400। हाँ ठीक है, 61.71 आपका आ रहा है, क्या 0.6171 मीटर आ रहा है आपका। इसको लिख सकते हैं 61.71 क्या सेंटीमीटर। ठीक है, तो समझ में आया ना, ये कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन। आप देखिए पहला ऑप्शन में यही चीज लिखा हुआ है, तो ये आपका सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टेम्परेरी स्पर्स आर आल्सो कॉल्ड, टेम्परेरी इसमें से देखिए कौन सा टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। बियर आप बनाते हैं तो परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर से पानी फ्लो होना रहता है, तो टेम्परेरी आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, कैनाल्स आपका परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, बैराज भी आपका परमानेंट होता है, तो उसमें बंद जो होते हैं, बंद बनाए जाते हैं। जैसे बंद क्या होता है ना, कि बाढ़ के सीजनों में बना दिया जाता है, या कोई जैसे पानी इकट्ठा करना है कुछ समय के लिए, तो वहां पे बंद बनाए जाते हैं। ठीक, तो पहला ऑप्शन इसमें भी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्यूमेक डे, हमने परिभाषा बताई थी कि एक क्यूमेक डिस्चार्ज एक दिन में जितना पानी देता है वो आपका एक क्यूमेक डे कहलाता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.64 हेक्टेयर मीटर होती है। ठीक है, 8.64 हेक्टेयर मीटर। ठीक है, यूनिट इसकी याद रखिएगा, हेक्टेयर मीटर होती है। तो एक क्यूमेक डिस्चार्ज
एक दिन में जितना पानी देता है वही आपका क्या कहलाता है, 1 क्यूमेक डे, और 8.64 हेक्टेयर मीटर इसका क्या होता है, यूनिट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शारदा टाइप फॉल वाज डिजाइन्ड टू, हमने सारे फॉल्स बताया, तो शारदा टाइप फॉल का हमने बता रहे थे आपको क्यों बनाया गया था। देखिए जब शारदा टाइप फॉल बनाया जा रहा था तो यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या था, आपका एक सैंड लेयर था, मोटी लेयर, उसके ऊपर पतली सी क्या थी, क्ले की लेयर थी। तो हम जब यहाँ से कैनाल ला रहे थे तो हमको जब कैनाल फॉल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि फॉल को डायरेक्टली ले आते हैं, जितने लेवल तक हमको ले जाना होता है उतना गिरा देते हैं, फिर आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जब तक हम क्ले तक इसको गिराते हुए लाए तब तक तो सही था, लेकिन जैसे सैंड लेयर में पहुंचे तो क्या होने लगा, जो कैनाल का वाटर था, कैनाल का वाटर सीपेज के कारण बहुत ज्यादा लॉस होने लगा। जब कैनाल का वाटर लॉस होने लगा तो हमने क्या देखा कि पानी तो हम जो जिस डिस्चार्ज के लिए हम जो डिजाइन किए कैनाल, उसकी क्षमता घटने लगी। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे भी बुद्धि लगाई, ठीक है। क्या किया हमने कि इसको डायरेक्टली ना गिरा करके इसके डेप्थ को हमने क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। डेप्थ को मिनिमाइज करके हमने इसको टुकड़ों में गिराया, ठीक है, टुकड़ों में हमने इसको गिराया कई बार, छोटे छोटे कई मतलब फाल बना दिए छोटी छोटी डेप्थ के। तो इससे क्या हुआ, हमारा सीपेज लॉस कम हुआ। तो हमने क्या किया, डेप्थ को मिनिमाइज किया। तो यही पूछा है, मिनिमाइज द डेप्थ ऑफ कटिंग, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये चीज हम आपको जब पढ़ा रहे थे तो बार बार बोल रहे थे डेप्थ को मिनिमाइज किया, इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, देखिए ना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which of the following dam is classified based on the structural design? हमने डैम की जो है बताया आपको कि डैम किस किस आधार पर जो है विभाजित किए गए हैं, ठीक है। तो वो चीजें भी पढ़िए कि किसके आधार पर कौन सा है। अगर मटेरियल के आधार पर बात हो रही है तो उसमें आपका अर्थफिल डैम, रॉकफिल डैम, ये सब आएगा, ठीक है। तो जो आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन के आधार पर वो ग्रेविटी डैम होता है। ग्रेविटी डैम अपने ऊपर आने वाले सारे लोड को अपने वेट के कारण जो है रजिस्ट करता है। डिटेंशन डैम क्या होता है कि पानी को रोकने के लिए, डिटेंशन डैम होता है पार्शियली पानी को रोकने के लिए, जिसे चेक डैम भी बोलते हैं। एक्चुअली में जब बाढ़ का सीजन होता है तो उसमें क्या करता है, थोड़ा सा पानी को कंट्रोल करने के लिए डैम बनाया जाता है, तो उसे क्या करते हैं, चेक डैम या डिटेंशन डैम कहते हैं। स्टोरेज डैम क्या होता है, स्टोरेज डैम क्या होता है, पानी को स्टोर करने के लिए, आप वाटर सप्लाई के लिए यूज करिए, उसको कैनाल के लिए यूज करिए, ठीक है, ये चीज होता है। डाइवर्जन डैम क्या होता है, नदियों की या जो भी आपका पानी का स्रोत है उसकी दिशा बदलने का काम करता है डाइवर्जन डैम, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉल इज कंस्ट्रक्टेड टू, देखिए एक्चुअली में फॉल बनाया किस लिए जाता है, फॉल बनाया जाता है, मान लीजिए आप कैनाल लेकर जा रहे हैं, कैनाल लेकर जा रहे हैं तो क्या हुआ कि कैनाल का एक ऐसा समय आता है कि किसी खाई वाले एरिया में पहुंच गया, तो कैनाल के बेड लेवल को उसी लेवल पे बना के रखने के लिए पूरी खाई को पाटना पड़ेगा। मतलब पूरी खाई होती है उसमें अर्थ फिल यानी मिट्टी को फिल करना पड़ेगा। और जब आप मिट्टी फिल करेंगे तो आपके कैनाल की जितनी लागत नहीं होगी उससे ज्यादा उस खाई को भरने में लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि कैनाल को के लेवल को इस यहां से सीधा गिरा के खाई में ले आते हैं, फिर इसको उसी स्लोप पर बिछा मतलब आगे बढ़ा देते हैं जिस स्लोप पर ये ऊपर थी। तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट जो होता है वो कम हो जाता है। तो बात करते हैं कि कैनाल के फॉल का, तो इसलिए, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। जब ऐसा नहीं है ऑप्शन दिया है तो इसमें देखिएगा यहाँ पे एक एनर्जी डिसापिएटर का यूज किया जाता है। कैनाल वो फॉल का ही पार्ट होता है। एनर्जी डिसापिएटर का काम क्या होता है कि जो कैनाल से जब फॉल बनाया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि पानी काफी तेजी से गिरेगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है पानी की बढ़ जाएगी, उसे सरप्लस एनर्जी कहते हैं हम। उसके बाद टर्बुलेंस भी बढ़ जाएगा, तो उस टर्बुलेंस को खत्म करने के लिए, उस सरप्लस एनर्जी को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैनाल फॉल के साथ एनर्जी डिसापिएटर भी लगाते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया इसमें, कैनाल फॉल, देखिए कैनाल फॉल की बात किया है तो इसमें डिस्ट्रॉय द सरप्लस एनर्जी। एक्चुअली में इसका जो काम होता है, एक्चुअली ये जो सरप्लस एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने का काम होता है वो होता है आपका एनर्जी डिसिपिएटर का। लेकिन यहाँ पे जब वो चीज दिया नहीं है तो आप ऑप्शन से भी करेंगे, ठीक है। हर चीज जो है जरूरी नहीं कि आपको जो पता है वही आए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात की है कि इरिगेटेड जो है एरिया आपको दिया है और इरिगेशन के लिए जितना पानी जो है मीटर के प्रति क्यूब सेकंड मतलब कितना डिस्चार्ज जो है आपको दिया जा रहा है खेत में, ये इतना एरिया के लिए इतना डिस्चार्ज दिया गया, ठीक। तो आपको एप्लीकेशन एफिशिएंसी बतानी है, शायद यही है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी बतानी है। मान लीजिए डिस्चार्ज आपका इसमें दिया है 12 मीटर क्यूब पर सेकंड, 12 मीटर क्यूब प्रति सेकंड से हम खेत में पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और एरिया हमारा क्या है 0.32 किलोमीटर स्क्वायर। इतने किलोमीटर स्क्वायर एरिया को सिंचित करने के लिए हम इतना पानी 4 घंटे तक दे रहे हैं। देखिए लिखा है 4 घंटे तक हम पानी प्रोवाइड किए, ठीक है।
तो हम और रूट जोन डेप्थ में कितना स्टोर हुआ मान लीजिए आपका डेल्टा आर रूट जोन डेप्थ में स्टोर हुआ 0.4 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमने कितनी डेप्थ में पानी एक्चुअली में प्रोवाइड किया। एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होती है? एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है कि स्टोर्ड जो हमने वाटर प्रोवाइड किया उसमें से कितना पानी आपका स्टोर हुआ किसमें, रूट जोन डेप्थ में, अपॉन अप्लाइड वाटर। मतलब कितना पानी हमने अप्लाई किया उसमें से कितना जो है अप्लाइड वाटर डेप्थ कह सकते हैं। ठीक है, डेप्थ के टर्म में हम बात करेंगे। तो कितना पानी हमने जो है अप्लाई किया उसमें से कितना पानी रूट जोन डेप्थ में स्टोर हुआ। तो देखिए इसकी डेप्थ ज्ञात करिए हम 12 मीटर क्यूब प्रति सेकंड से हमने 0.32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 4 घंटे तक पानी प्रोवाइड किया, तो कितना डेप्थ होगा। देखिए जब डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड आप ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 12 मीटर क्यूब प्रति सेकंड से जो है कितना 4 घंटे तक, तो कितना घन मीटर हमने पानी दिया, कितना आयतन पानी हमने जो है प्रोवाइड किया, ये पहले निकालते हैं। तो इसमें गुणा कर दीजिए 12 मीटर क्यूब प्रति सेकंड से 4 गुणे 60 गुणे 60 सेकंड से गुणा कर दीजिए, तो इतना आपका क्या हो गया, ये डेप्थ ऑफ वाटर, मतलब ये आप इतना डिस्चार्ज प्रोवाइड किए और कितने एरिया में प्रोवाइड किए आपने 0.32 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1000 से स्क्वायर कर दें तो क्या मीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर एरिया में हमने क्या किया, पानी प्रोवाइड किया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डेप्थ ऑफ वाटर जो हमने अप्लाई किया। तो निकालिए डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड कितना आ गया, समझ में आ रहा ना कैसे हुआ ये 12 0.54 मीटर, कितना 0.54 मीटर आपने अप्लाई किया, लेकिन स्टोर कितना हुआ 0.4 मीटर। तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 0.4 अपॉन 0.54 इंटू 100। देखिए कितना आ रहा है, देखिए 74.04 करके कुछ आ रहा है ना, 0.4 अपॉन 0.54 इंटू 100, हाँ 74.074%। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, पहला ऑप्शन सही है। तो समझ में आया ना कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन को आप देखिए, जो फॉर्मूला है वही नहीं आ जाएगा सेम आपके लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन चेंज होते हैं तो उसको आप देख के तब करिए। सेशन को शेयर करिए, थोड़ा सा लाइक करिए। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है तब लाइक करिए, अच्छा लग रहा है पढ़ने में तब लाइक करिए। ठीक है, लेकिन करिए जरूर। चलते हैं आप अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर अ लार्ज कैचमेंट एरिया कंटूर ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल मंथली रेनफॉल वैल्यूज वेयर प्लॉटेड द प्लॉट इज नोन एज। देखिए हमने आपको आइसोहाइटल लाइन बताई थी, तो आइसोहाइटल लाइन वो लाइन थी जो उसे मतलब समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाती है। ऐसी लाइन जो समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाती है उसे आइसोहाइटल लाइन कहते हैं। मतलब कि आइसोहाइटल लाइन पर स्थित सभी बिंदुओं पर वर्षा की मात्रा क्या होगी, समान होगी। इसकी प्रॉपर्टी कंटूर लाइन से मिलती जुलती है। तो जो है आइसोहाइटल लाइन से जो मैप बनेगा वो क्या कहलाएगा, आइसोहाइटल मैप। तो इन्होंने पूछा इक्वल मंथली रेनफॉल की वैल्यू बताए, तो आइसोहाइटल मैप ही होता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मास कर्व क्या होता है, जो आपका हाइड्रोग्राफ होता है। हाइड्रोग्राफ मतलब डिस्चार्ज और टाइम के बीच में जो बना, मतलब रन ऑफ आप कह सकते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ जो है रेनफॉल मीटर क्यूब में, और टाइम के बीच में जो बना ग्राफ होता है, उस ग्राफ का जो आपका क्या आता है, कर्व आता है, उसी को क्या कहते हैं, मास कर्व। मास कर्व कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया। थाइसन पॉलीगन क्या होता है, ये भी आपका रेनफॉल इंटेंसिटी ज्ञात करने के लिए जो किया जाता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपका ये एरिया है, ठीक है, इतने ये एरिया में आपके ये जो है रेनफॉल लगे हुए हैं, कुछ रेनफॉल इसके बाहर भी लगे होंगे, मतलब रेनफॉल सॉरी करें, ये आपके क्या लगे हैं, रेनफॉल मेजरमेंट डिवाइसेस, जो आपका रेन गेजेस कहते हैं जिसको आप। ठीक है, तो इस एरिया में इतने रेन गेज लगे हैं, इसके बाहर रेन गेज। तो इन रेन गेजों को जो उस एरिया के अंदर, उस पॉलीगन के अंदर जितने रेन गेज होंगे उन्हीं की ही टोटल मात्रा आपकी ज्ञात करके बताए, वही आपका थाइसन पॉलीगन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोबार। आइसोबार वो लाइन होती है, आइसोबार वो लाइन होती है जो समान प्रेशर वाले बिंदुओं को मिलाती है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, आइसोबार। चलते हैं अगले क्वेश्चन। आइसोबार मैप क्या हो जाएगा कि जो है समान प्रेशर वाले जो बिंदुओं को मिलाने से जो मतलब जो भी मैप आपका तैयार होगा वो आपका आइसोबार मैप कहलाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या दिया है कि फॉलोइंग डिटेल्स आपने दी है कैनाल और ड्रेन की। कैनाल और ड्रेन का बेड लेवल और फुल सप्लाई लेवल दिया है और फुल सप्लाई डेप्थ भी दी है। तो कौन सा ड्रेनेज वर्क, हमने आपको ड्रेनेज वर्क सारे बताए, सारे ड्रेनेज वर्क आपको बता चुके हैं, लगभग जितने भी होते हैं उसको हमने बताए हैं आपको। क्रॉस ड्रेनेज वर्क वाला 15 नंबर लेक्चर होगा हमारा।
ठीक है, उससे क्वेश्चन आ गया। देखिए हमने आपको बताया था साइफन एक्विडक्ट। देखिए जब भी एक्विडक्ट की बात होगी, एक्विडक्ट का मतलब कैनाल ऊपर से जा रही है, ड्रेन नीचे से। एक्विडक्ट का मतलब ये हुआ कि कैनाल ऊपर से जा रहा है, ड्रेन नीचे से जा रहा है। साइफन एक्विडक्ट का क्या होगा? साइफन एक्विडक्ट तब यूज किया जाएगा, मान लीजिए आपका ड्रेन है, ठीक है, ये आपकी कैनाल है, क्या है? कैनाल। और ये आपका क्या है? ड्रेन है। क्या है? ड्रेन। ये कैनाल का आपका क्या है? फुल सप्लाई लेवल। ये ड्रेन का फुल सप्लाई लेवल है, ये कैनाल का बेड लेवल है, और ये किसका बेड लेवल है? ड्रेन का बेड लेवल। ठीक है, तो एक्विडक्ट, साइफन एक्विडक्ट कब यूज किया जाएगा? जब कैनाल का बेड लेवल, ठीक है, कैनाल का बेड लेवल, या आप कह सकते हैं जब ड्रेन का फुल सप्लाई लेवल, जब ड्रेन का फुल सप्लाई लेवल कैनाल के बेड लेवल से तो थोड़ा ऊपर हो, लेकिन जो कैनाल के फुल सप्लाई लेवल से नीचे हो, तो वहां पे हम साइफन एक्विडक्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे पानी आपका ग्रेविटी के कारण फ्लो नहीं होगा, साइफोनिक एक्शन के कारण जो है फ्लो होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से नीचे से इसको पानी को ऐसे लेके चले जाएंगे बाय द एक्शन ऑफ साइफन, और उसके बाद फिर से चैनल को बढ़ा देंगे। तो साइफन कहां पे, एक्विडक्ट कहां पे यूज होगा? जब कैनाल का बेड लेवल या जो है ड्रेन का फुल सप्लाई लेवल कैनाल के बेड लेवल से थोड़ा ऊपर हो, लेकिन कैनाल के फुल सप्लाई लेवल से ड्रेन का फुल सप्लाई लेवल नीचे हो, तो हम क्या यूज करेंगे? कौन सा यूज करेंगे? साइफन एक्विडक्ट। कैनाल साइफन में इसका जस्ट उल्टा, जब आपका जो है ड्रेन का बेड यानी कैनाल का फुल सप्लाई लेवल ड्रेन के फुल सप्लाई, ड्रेन के डेप्थ से, एक मिनट फिर से सुनिए, जो कैनाल का फुल सप्लाई लेवल है वो ड्रेन के बेड लेवल से थोड़ा ऊपर हो, लेकिन ड्रेन के फुल सप्लाई लेवल से नीचे हो, तो क्या कैनाल साइफन का यूज करेंगे। इसका जो है आपका साइफन एक्विडक्ट का जस्ट उल्टा। एक्विडक्ट का यूज कब करते हैं? जब कैनाल का लेवल और क्या नाम है ड्रेन के लेवल में काफी अंतर हो, और कैनाल आपकी ऊपर से जा रही हो, तो आप कैनाल को ऊपर से ही निकाल देते हैं। सुपर पैसेज में क्या करते हैं? ड्रेन को ऊपर से निकालते हैं। ठीक है, तो चारों समझ में आए। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में जो डेटा दिए हुए हैं, उस डेटा के अनुसार देखते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम कैनाल की बात कर लें। ठीक है, कैनाल आपका क्या दिया है? फुल सप्लाई लेवल। कैनाल का यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रेन का जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, दोनों का अलग अलग रहेगा तो समझ में भी आएगा। फुल सप्लाई लेवल कैनाल का कितना दिया है? 211 मीटर दिया है। ठीक है, 211 मीटर इसका दिया है, और फुल सप्लाई डेप्थ आपको दिया है 1.8 मीटर। ठीक है, बेड लेवल ऑफ ड्रेन 209.4 मीटर दिया है आपका ड्रेन का बेड लेवल, और डेप्थ आपका कितना दिया है? 2.2 मीटर। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा यहाँ पे करना है? तो आप एक डाटम मान लीजिए एक डाटम लाइन है। ठीक है, क्या है? डाटम लाइन। इसी के रिस्पेक्ट में हम क्या ये एलिवेशन नापेंगे। तो क्या करिए, ड्रेन बनाइए आप। ज्यादा ऊपर कौन है? 211 मीटर क्या आपका क्या है? कैनाल। तो 211 मीटर आप ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए, आपका 211 मीटर ही आपका क्या है? कैनाल का बेड लेवल हो गया। ठीक है, ये कैनाल हो गई आपकी, कैनाल का बेड लेवल हो गया, और इसके डेप्थ कितना है? 1.8 मीटर। तो ये आपका 211 मीटर हो गया, और ये आपका हो गया 1.8, 211 में जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 212.8। ये आपका 212.8 मीटर पर क्या है? फुल सप्लाई लेवल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब बात करते हैं ड्रेन की। ड्रेन 209 मीटर है आपका, 209 मीटर ड्रेन का जो है मतलब बेड लेवल 209.4 मीटर आपका ड्रेन का है क्या? बेड लेवल। अब ड्रेन का जो डेप्थ है 2.2 मीटर है। ठीक है, तो 209 211 मतलब 211 से कितना 0.4 मीटर ऊपर है, 211.4 मीटर। यहाँ पे आपका क्या आ गया? कैनाल का और ड्रेन का फुल सप्लाई लेवल। ये आपका ड्रेन हो गया। तो देखिए हमने अभी बात की, जब आपका ड्रेन का फुल सप्लाई लेवल कैनाल के बेड लेवल से थोड़ा ऊपर हो, लेकिन कैनाल के फुल सप्लाई लेवल से नीचे हो, तो कहां यूज करते हैं हम? साइफन एक्विडक्ट का। वही चीज बन के आ गया ना आपके सामने, साइफन एक्विडक्ट यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका समझ में आया ना, पहला ऑप्शन होगा। समझ में आ गया कि नहीं? चीजें और अच्छे से समझना है तो आप देखिए सुपर जो है हमारे क्रॉस ड्रेनेज वर्क को, सारे ऐसे हमने आपको बताया। ठीक है, तो पहला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। देखिए यही क्वेश्चन दो बार पूछा। साइमन रेन गेज आपका क्या हो जाएगा? नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। अगला क्वेश्चन, एक कहना एन इरिगेशन कैनाल इज 80 किलोमीटर लॉन्ग, मतलब एक इरिगेशन कैनाल है आपकी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना भाई? आप लोग बता नहीं रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं पढ़ने में? एक कैनाल का जो है क्या, एक इरिगेशन कैनाल 80 मीटर लॉन्ग है। कितना?
80 मीटर लंबी है आपकी, और एवरेज सरफेस विड्थ, आपकी विड्थ कितनी दी है 15 मीटर की, ठीक है। और इवेपोरेशन आप क्लास ए पैन, मतलब इवेपोरेशन दिया है कितना 5 mm पर डे आपको इवेपोरेशन मिल रहा है क्लास ए पैन से। और जो टाइम आपको 30 दिनों में इवेपोरेशन ऑफ वाटर की डेप्थ निकालनी है आपको, मतलब घन मीटर में कितना वाटर जो है इवेपोरेट हुआ उसको मीटर क्यूब में उसका आयतन आपको ज्ञात करना है। अगर कोएफिशिएंट आपका क्या दिया है के 0.7, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इतना इवेपोरेशन हो रहा है तो क्लास ए पैन से मतलब कितना इवेपोरेशन होगा, ठीक है, इवेपोट्रांसपायरेशन कितना होगा हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्चुअल में इवेपोरेशन आपको निकल के चला आएगा 0.7 इंटू 5 यानी 3.5 mm पर डे आपको क्या हो रहा है, जो है इतना आपका इवेपोरेशन प्रतिदिन हो रहा है, ठीक है। तो प्रतिदिन हो रहा है, इसका मतलब अगर हम 30 दिनों की बात करें तो 30 दिनों में कितना होगा 3.5 इंटू 30 10 105 mm यानी 0.105 मीटर, इतना जो है डेप्थ आपका हुआ। और एरिया ज्ञात करिए और डेप्थ से मल्टीप्लाई करिए तो उतना घन मीटर आएगा। यानी आयतन की अगर बात करें तो 80 मीटर गुणे 15 मीटर गुणे 0.105 मीटर, कितना घन मीटर हो जाएगा देखिए आप 80 गुणे 15 गुणे 0.105 126 मीटर क्यूब, 126 मीटर क्यूब आ रहा है आंसर, ठीक है। अच्छा ये 80 किलोमीटर है ना, ये 80 किलोमीटर है तो यहाँ पे गुणे 1000 भी कर दीजिए ना आप, 80 किलोमीटर लिखिए गुणे 1 जो है यहाँ पे 80 मीटर का मतलब 1000 से गुणा आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 126,000 मीटर क्यूब, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है, सही हो जाएगा। ये 80 किलोमीटर था, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। चलते हैं, समझ में आना ये चीज, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ट्रेपेजॉइडल कैनाल ऑफ बॉटम विथ V depth D and with a side slope Z:1 is formed in cutting for a length L. It is proposed to provide lining of canal the surface area of lining canal। देखिए कैनाल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का दिया है, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का कैनाल दिया है, उसमें लाइनिंग का सरफेस एरिया, कितने सरफेस एरिया पर आप लाइनिंग करेंगे। तो देखिए दोनों साइड स्लोप पर कर देंगे और बॉटम पे कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी कैनाल का सेक्शन हो गया, कैनाल का सेक्शन हो गया आपका, ठीक है। इसका क्या दिया है बॉटम विथ V दी है और क्या दिया है साइड स्लोप Z:1 यानी n बराबर Z:1 दिया है, इसका मतलब n बराबर आपका Z हो गया। तो हम मानते हैं कि ये चीज होता है कितना ND के बराबर होता है, ठीक है। ND ये भी आपका ND, तो कितना हो जाएगा ये ND का मतलब हो गया यहाँ पे ZD, डेप्थ डी ही दी है ना, डेप्थ दिया ही नहीं, यहाँ डी ही मान लेते हैं इसमें, ZD और ZD हो जाएगा, ठीक है। और ये तब आपका टॉप विड्थ कितनी हो जाएगी B+2ZD। वैसे टॉप का हमको जरूरत नहीं है, अब हम इसको निकाल लेंगे, इसके साइड की, साइड का क्या हो जाएगा देखिए ये आपका आधार हो गया, ठीक है, ये आपका लंब हो गया D, तो कर्ण का क्या हो जाएगा स्क्वायर कर दिया √D² + Z²D², ठीक है। तो अगर इसको आप x माने तो x बराबर आपका ये हो जाएगा, x आपका क्या आ जाएगा D√1 + Z², ठीक है। या इसमें Z² दिया है पहले तो D√Z² + 1, ठीक है। ये आपका क्या हो गया साइड स्लोप। अब आपको लाइनिंग कितने में करनी है, L मीटर का है आपका, अगर L लंबाई का है तो लाइनिंग कितने में करनी है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, ठीक है। तो इसका मान लीजिए A1, इसको A2, इसको A3, ठीक है। तो अगर हम टोटल लाइनिंग का एरिया बताएं तो A1 + A2 + A3 हो जाएगा। अब A1 कैसे निकलेगा x इंटू यानी D√Z² + 1, ठीक है, इंटू आपका इंटू L, और ये दोनों तरफ A2 यही भी होगा तो 2 से गुणा कर दे प्लस B इंटू L, ठीक है। तो L कॉमन ले लीजिए आप, L कॉमन ले लीजिए B+2D√Z² + 1 है कोई ऑप्शन ऐसा, A बराबर B+2DZ² + 1, देखिए दूसरा ऑप्शन आपका सही है, दूसरा दिया है यही, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा रेनफॉल इंटेंसिटी दी है आपको, क्या दिया है रेनफॉल इंटेंसिटी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ भाई बताइएगा। रेनफॉल इंटेंसिटी दिया है आपको कितना 5 mm/h, ठीक है। तो रेनफॉल इंटेंसिटी आपको दी है
5 mm पर आवर, ठीक है, प्रति घंटे। और वाटर शेड एरिया आपको दिया है 1 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ड्यूरेशन 6 आवर, 6 घंटे तक इसी इंटेंसिटी से बारिश हो रही है, ठीक है। तो रनाफ आपको कितना दिया है, रनाफ आपको दिया है 30,000 मीटर क्यूब, ठीक है, 30,000 ही दिया ना। हाँ, तो फाइंड द प्रेसिपिटेशन रनाफ केस में, ठीक है, डेप्थ आपको ज्ञात करना है कि अगर इतना रनाफ हो जा रहा है तो रनाफ के बाद में कितना जो है बचेगा, यही चीज पूछा ना। फाइंड द प्रेसिपिटेशन नॉट अवेलेबल फॉर रनाफ, मतलब मान लीजिए आपकी 10 mm वर्षा हुई, उसमें से 8 mm आपका क्या हो गया, रनाफ के रूप में चला गया, तो 2 mm ही तो बचा जो रनाफ के लिए नहीं अवेलेबल था। तो वही चीज यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो पहले हम डेप्थ ही ज्ञात कर लें, ठीक है। तो रनाफ का डेप्थ अगर हम ज्ञात करें तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में अगर रनाफ जो है रनाफ आपका कितना 30,000 मीटर क्यूब है, और एरिया कितना है आपका 1 किलोमीटर स्क्वायर यानी 1,000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.03 आएगा क्या, हाँ 0.03 मीटर, 0.03 मीटर आपका रनाफ में जा रहा है। आप देखते हैं कितना वर्षा हो रही है टोटल। तो देखिए इंटेंसिटी 5 mm पर आवर है, तो देखिए 5 mm पर आवर से कितने 6 घंटे तक वर्षा हो रही है, इंटू 6 आवर, तो कितना हो गया ये आपका इतना mm वर्षा हुई, तो 30 mm यानी 5 mm पर आवर से, सॉरी देखिए ना 20 mm पर आवर लिखा है यहाँ पे, वही तो हम कह रहे हैं 20 mm पर आवर से कितने 6 घंटे तक वर्षा हुई, तो 20 mm पर आवर से 6 घंटे 120 mm वर्षा हुई, 120 mm वर्षा हुई। और रनाफ इतना हुआ, तो कौन सा अवेलेबल नहीं है, कौन सा डेप्थ, डेप्थ नॉट अवेलेबल, डेप्थ नॉट अवेलेबल फॉर रनाफ। तो क्या हो जाएगा, जितना वर्षा हुई 0.12 मीटर माइनस 0.03 मीटर कितना हो जाएगा 0.09 मीटर यानी 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे लिखा है व्हाट इज द वेरिएशन इन ड्यूटी ऑफ वाटर फ्रॉम द हेड ऑफ मेन कैनाल टू द डेप्थ ऑफ फील्ड, मतलब अगर आपकी मेन कैनाल में ड्यूटी इतनी है तो फील्ड में कितनी होगी। तो हमने ये सीधा इसको बताया है कि वेरिएशन ऑफ ड्यूटी, ये टॉपिक ही पढ़ाया है। तो सबसे ज्यादा ड्यूटी आपकी मेन कैनाल में होती है, सॉरी उल्टा हो गया, सबसे कम ड्यूटी आपकी मेन कैनाल में होती है और सबसे ज्यादा ड्यूटी फील्ड में होती है। क्योंकि ड्यूटी का मतलब यही होता है कि थोड़ा पानी ज्यादा एरिया ले, ज्यादा एरिया को कवर करे तो ड्यूटी ज्यादा होगी। तो मेन कैनाल में आप देखेंगे पानी बहुत सारा होता है लेकिन थोड़ी ही एरिया में रहता है, लेकिन जब वो फील्ड में जाता है तो फैल जाता है, तो ड्यूटी बढ़ जाती है। तो सबसे ज्यादा ड्यूटी आपकी फील्ड में होती है, सबसे कम आपकी मेन कैनाल में होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ड्यूटी ऑफ वाटर एट एम इज ऑलवेज लेस देन ड्यूटी ऑफ वाटर एट फील्ड एफ। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। अब आपका इरिगेशन जो है कंप्लीटली खत्म होता है यहीं से। अब आप बताइए कि इरिगेशन से हमने अभी जितने क्वेश्चन कराए आपके, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो कराए, जो एसएससी पिछले ईयर आया था वो हम क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं, और इससे रिलेटेड जितना आने की संभावना है वो भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो आप हमारे जैसे क्वेश्चन करने से आपको क्वेश्चन तो जो आए हैं वो पता चल जाएगा, एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा पता चल जाएगा, लेकिन जब आप लेक्चर लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए तो आपको कर ले जाएंगे एसएससी में। तो आप इरिगेशन का वीडियो जरूर देखिए, ज्यादा लेक्चर नहीं है आपका जो है 18 लेक्चर में इरिगेशन खत्म हो गया। 18 लेक्चर क्या है, कुछ नहीं है, आप बैठ के देखेंगे तो आधे आधे घंटे बहुत जल्दी निपट जाएंगे, ठीक है। तो उसको देखिए। अब हम आपको एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग कल से पढ़ाएंगे। तो आप ये बताइए टाइमिंग आपके लिए क्या सही रहेगा जिससे आप लाइव आ सकें और पढ़ सकें, ठीक है। तो जो आप सुटेबल टाइम बताइए उसी हिसाब से हम क्लास रखेंगे। और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, जो है बहुत क्वेश्चन आ रहा है एस्टिमेटिंग से, मतलब हर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एस्टिमेटिंग हमने इसीलिए उठाया है कि एस्टिमेटिंग आपको अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।